अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील अहमद और आपके लिए फिर लेकर आ गया हूं कानून की बात। इसमें हम बात करते हैं कानून से रिलेटेड जो भी है, कानून जो भी है हमारे मुआशरे में, हिंदुस्तानी कानून, आंध्र प्रदेश स्टेट कानून बोलिए आप, कुछ भी हो सकता है। कानून के बारे में जो भी मौजू होता है उससे बात करते हैं। और पिछले कई हफ्तों से हमारे साथ कानून की बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में खास आपके लिए वक्त निकालकर आते हैं एडवोकेट मिर्जा निसार अहमद बेग निजामी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी नुमाइंदगी करते हैं। आज मैं वक्त जाया करे बगैर मैं ये कहना चाहूंगा हमारे मौजू के बारे में, क्योंकि मौजू हमारा आज का थोड़ा बड़ा है। जैसे कि पिछले हफ्ते बात अधूरी रह गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और मुस्लिम मैरिज का क्या रिलेशन है। तो असल में मुस्लिम मैरिजेस को कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है। चलिए हम बगैर कोई वक्त जाया करे के हमारे निसार एडवोकेट निसार साहब से गुफ्तगू करना शुरू करेंगे। एडवोकेट साहब, पहले तो शुक्रिया हम उर्दू टीवी की तरफ से और हमारे पूरे नाज़रीन की तरफ से कि आप हमारे स्टूडियो आए और हमें कानून का मशवरा देने के लिए। तो हम शुरू करेंगे हमारी गुफ्तगू जो थी कि जो पिछले हफ्ते रह गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ और मैरिजेस का क्या रिलेशन है। एक्चुअली मुस्लिम मैरिजेस को कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है। जी देखिए, मुस्लिम मैरिजेस को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे मैरिज में जो है हमारे पास शादी जो होती है जी, मुस्लिम मैरिजेस, उसका मेन रीजन ये है कि जब एक दूसरे के नफ्स को हम कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे का जो मिलन होता है लड़का और लड़की का, उससे जो है जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको रेगुलराइज करने का ये कॉन्सेप्ट है शादी का। जी, अब इस शादी के लिए देखिए इसे कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है, इसमें ईजाब है, कबूल है। और फिर जो है ईजाब कबूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जी, ईजाब कबूल को जो है हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कहते हैं। जी, और किसी को शादी करना है तो ये है कि तरीका उनको प्रपोज करना चाहिए पहले लड़की को, या लड़की अगर लड़के को शादी करना चाहती है तो उनको प्रपोज करना होगा। ये जो प्रपोजल है और उसके बाद जो एक्सेप्टेंस है ये एक ही मीटिंग में होना चाहिए। जी जी जी। आज लड़का प्रपोज कर रहा है, 2 महीने के बाद लड़की जो है हाँ बोल रही है, इसको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं कहते हैं। एक ही मीटिंग में इसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ईजाब और कबूल होता है। उसके बाद जो है फिर उनकी शादी आगे बढ़ती है, खुतबा निकाह होता है, फिर उसके बाद जो है उनकी शादी खत्म हो जाती है, वहां से उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। जी, इसलिए जो है इसको मैरिज को जो है कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। यहाँ पे जो है आप लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से जो है वादा करते हैं कि हाँ हम मिलकर रहेंगे, जिंदगी अपनी गुजारेंगे, और जब तक जो है इस दौरान जिंदगी जो भी बच्चे पैदा होंगे वो लीगल बच्चे कहलाए जाएंगे और उनको जो है इलिजिटिमेट सन्स या इलिजिटिमेट चिल्ड्रन नहीं कहा सकते। और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये जो चीजें हैं, महर बांधा जाता है। जी हाँ, इसमें ये पूछते हैं कि भाई ये महर के ऊपर आप इस निकाह को कबूल करेंगे, तो लड़की कहती है हाँ, लड़का भी कहता है हाँ। उसके बाद फिर ये जिंदगी नई शुरू होती है। ये जो प्रोसेस है इसे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस है ये, तो ये जो ये मुस्लिम मैरिजेस में होता है। जी हाँ। तो एडवोकेट साहब, असल मुस्लिम मैरिजेस में एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ उम्र क्या होना चाहिए लड़का या लड़की की। देखिए, उम्र के ताल्लुक से 2 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, एक, इस्लामी कानून के हिसाब से लड़की अगर सीने बुलुग को पहुंचती है जी, और अपने 12 साल की हो गई है, 15 साल की हो गई है, उम्मन हमारे शरीयत के हिसाब से जो है 9 साल की उम्र में लड़की सीने बुलुग को पहुंचती है और लड़का जो है 12 साल की उम्र में सीने बुलुग को पहुंचता है। अब किसी वजह से कोई रीजन्स हैं जहाँ पे गर्म है, जहाँ पे सर्दी ज्यादा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है फर्क आता है। 12 और 15 का भी अगर आप हिसाब लेकर चलते हैं तो देखिए
लड़की जो है 15 साल की उम्र में शादी कर सकती है, और फिर लड़का जो है वो भी जो है अपने सीने ब्लॉक को पहुंचने के बाद शादी हो सकती है। अब ये शादी करने के लिए देखिए, लड़की अगर शादी कर रही है सीने ब्लॉक को पहुंचने के बाद और वो उसकी उम्र 15 साल है, तो उसे जो है कोई वकील की जरूरत नहीं है शादी में। जैसा कहते हैं कि वकील क्या है, वकील गार्डियन को कहते हैं जी। और ये गार्डियन जो भी हैं, अगर बच्ची जो है कम उम्र है 12 साल की है और उसकी शादी हो रही है, तो उनके वालिद हैं, चाचा हैं, मामू हैं, या कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, ये लड़की जो है अपनी पसंद से वकील को चुन सकती है जो उनके तरफ से जो है वकालत करेंगे, ये कहते हुए कि हाँ लड़की जो है शादी करने के लिए तैयार है जी। और लड़के को कोई वकील की जरूरत नहीं है इसमें। अब रहा सवाल, देखिए, जब इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से, हमारे हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से शादी की उम्र 18 साल है और लड़के के लिए 21 साल है जी। ये इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत है। मगर हमारे इस्लामिक कानून में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का कोई दखल नहीं है, और जो भी शादियां हुए हैं कम उम्र लड़कियों के या कम उम्र लड़कों के, इस्लामिक कानून से अगर उनकी उम्र बराबर है तो उसे हम कबूल किए हैं, कोर्ट्स भी उसे कबूल करें हैं। जी जी जी। एडवोकेट साहब, ये वैलिड मैरिजेस जो कहते हैं जी, वैलिड मैरिजेस होता क्या है एक्चुअल, असल में जो बात है, असल बात वैलिड मैरिजेस किसे कहेंगे? क्योंकि वैलिड, हर मैरिज तो वैलिड होती है नहीं, हर मैरिज वैलिड हो नहीं सकती जी। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसमें कंडीशंस हैं जी। अगर देखिए, लड़का निकाह करना चाह रहा है जी कोई लड़की से जो उनके कोई रिश्ते में नहीं है, प्रोहिबिटिव रिलेशंस में अगर वो नहीं आ रही हैं, तो उनसे जो भी शादी होगी उसे वैलिड मैरिज कहा जाता है जी। कोई, अब एक लड़का है शादी करना चाह रहा है अपने मामू की बच्ची से, चाचा की बच्ची से, या लड़की शादी करना चाह रही है अपने चाचा के बच्चे से या चाची के बच्चे से, या कोई गैर जो लोग हैं, दूसरे जो अपने लोग हैं, उनसे अगर वो शादी करना चाहती है तो उसको जो है हम वैलिड मैरिज कहते हैं। अगर लड़का या लड़की शादी करना चाहती है अपने चचा से, अपने मामू से, या अपने खाला से, या अपनी फुप्पू से, और अपने नाना से, नानी से, दादी से, तो ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं ये लोग। इनसे जो है शादी जो है नहीं हो सकती, इसे इनवैलिड मैरिज कहते हैं जी। और इनवैलिड मैरिज अगर इसे कहते हैं तो इरेगुलर और वॉइड मैरिज भी इसी में आता है, या वो उसका तरीका अलग है? वॉइड मैरिज और इनवैलिड मैरिज दो एक ही हैं जी। इरेगुलर मैरिज इस तरीके से अमल में आती है, अगर कोई साहब जो है शादी कर रहे हैं जी, और वो लड़की जो है पहले शौहर से तलाक ले चुकी है या उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, और ये साहब कोई जो है अपने इद्दत पीरियड बच्ची जो है मेंटेन कर रही है, उस दौरान अगर ये निकाह कर रहे हैं इद्दत पीरियड खत्म होने से पहले जी जी, तो उस वक्त जो है इस मैरिज को हम ये कहते हैं कि भाई ये इरेगुलर मैरिज है, बाद में हो जाके सही हो जाती है। इद्दत पीरियड के बाद जी, इद्दत पीरियड के बाद जाके ये मैरिज सही हो जाती है, मगर निकाह करने का चांस है वहां पे। जी जी। हाँ, और दूसरे और एक कंडीशन ये भी है, कोई शादी है हो रही है जहाँ पे जो है विटनेसेस नहीं है जी, अगर विटनेसेस नहीं है और आज निकाह हो गया है, विटनेसेस नहीं है, तो वो भी इरेगुलर कहते हैं। बाद में वो कहेंगे कि भाई लड़का लड़की, हाँ हम फला साहब से जो है फला तारीख को मेरी शादी हुई थी, तो वो लोग फिर अपने अपने विटनेसेस में ऐड होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको भी जो है हम इरेगुलर मैरिज कहते हैं। क्या एडवोकेट साहब आप तफसील से बता सकते हैं कि ये प्रोहिबिशन रिलेशंस जो कहा आपने, क्या वो क्या होते हैं और किससे क्या क्या है वो? देखिए, शादी के लिए कुछ कंडीशंस हैं। लड़का अपनी सगी बहन से शादी नहीं कर सकता बिल्कुल, और अपने वालदा से शादी नहीं कर सकेगा, अपनी माँ अपने खाला से शादी नहीं कर सकेगा, अपनी फुप्पू से शादी नहीं कर सकेगा, और जो है इसी तरीके से प्रोहिबिटरी रिलेशंस हैं। तो और एक ये चीज भी है, वाजे मैं करते चलूं आप लोगों को, कि अगर शादी कोई जो है साहब करना चाह रहे हैं, उनकी ऑलरेडी मैरिज है, तो अपनी साली से शादी करना चाह रहे हैं, तो वो शादी भी जो है इनवैलिड में आएगी, क्योंकि ये दो बहनों से एक ही साहब शादी नहीं कर सकते।
अगर दूसरी बहन से शादी करना है तो पहली बहन को तलाक देके फिर दूसरी बहन से शादी करना पड़ेगा। अच्छा, निकाह में रह के दूसरी बहन की बहन से ही नहीं कर सकते, या तो उनको तलाक देना पड़ेगा या उनकी बीवी गुजर जाने के बाद हाँ दूसरी बहन से फिर आप शादी कर सकते हैं, ऐसा कंडीशंस है। तो ये प्रोहिबिटरी डिग्रीज हैं, प्रोहिबिटरी रिलेशंस हैं, तो इस हिसाब से जो है ये शादियां नहीं हो सकती। उसी तरीके से लड़की के ऊपर भी जो है यही कंडीशंस आयद हैं, वो अपने वालिद से या अपने चचा से, मामू से, अपने सगे भाई से जो है निकाह नहीं कर सकती। जी एडवोकेट साहब, एज पर मुस्लिम लॉ जी अगर कोई लड़की है जी जिसकी वालदा जिसके वालिद गुजर गए, जी ठीक है, गुजरने के बाद जो है ना किसी और शौहर ने किसी और आदमी ने उनसे शादी की, जी जी, और उनसे बच्चे हो गए, तो क्या ये जो पहले जो बच्चे थे, जो लड़की थी, ये लड़की और वो बाद में शादी होने के बाद जो बच्चे हुए, इनसे उनसे कुछ रिलेशन कायम हो सकता है? नहीं, क्योंकि माँ एक ही है दोनों के, इसलिए नहीं हो सकेगा। माँ एक होने की वजह से जो है ना रिलेशन कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये रिलेशन अगर कुछ कायम हो गया तो ये वॉइड हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। नहीं, वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जी बात चलते चलते ये भी पूछ लो कि कौन कौन किससे किससे कर सकते हैं शादी? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जी कि एक लड़का है, स्ट्रेंजर्स में शादी कर सकते हैं। यानी स्ट्रेंजर से मुराद कोई दूसरे मजहब के नहीं, अपनी लड़कियों के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है खानदान? हाँ, मैं बताता हूँ आपको जी। देखिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए रेस्ट्रिक्शंस एक ही हैं। जी जी। एक तो यह है कि लड़की अपने सगे भाई से, वालिद से, चचा से, मामू से, खालू से, फूफा से, इन लोगों से जो है मैरिज नहीं कर सकती, ये प्रोहिबिटरी डिग्रीज में आते हैं। जी। उसी तरीके से लड़का जो है अपनी सगी माँ से, अपनी सगी बहन से, सगे जो है खाला से, सगे अपने फूफू से, और दूसरे जो भी रिलेशंस प्रोहिबिशंस में आते हैं, उन सब से जो है ये मैरिज नहीं कर सकते। अपनी सगी साली से भी जो है शादी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। और इस तरीके से जो है औरत एक शौहर को रखते हुए दूसरे शौहर से शादी नहीं कर सकती, औरत के लिए भी ये प्रोहिबिशन है। जी जी। हाँ, और एक औरत अगर किसी के निकाह में है तो वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती, तो वो पहले का जो निकाह है उसे खत्म होना पड़ेगा, फिर दूसरी शादी ये कर सकती है। जी। ये प्रोहिबिशंस रिलेशंस है, इसमें शादियां नहीं हो सकती। जी जी। अब बात अगर निकली है एडवोकेट साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ की, तो हम बात आगे बढ़ाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ की आज। तो क्या आप तफसील से बता सकते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तानी कानून में क्या जगह रखता है, और ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ में लॉ के लिए लॉ बोर्ड को क्या क्या पावर्स हासिल है हिंदुस्तानी कानून में? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है सिर्फ एक रहनुमाई के लिए है जी। वो उनके पावर्स जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, रहनुमाई यानी सुपरविजन के हैं बस। और रहा सवाल आपको शरीयत का, जी, शरीयत का कानून हम हिंदुस्तानियों को देखिए, हिंदुस्तान का कानून जो है, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे शरीयत एक्ट हमें मिला है, हिंदूस को जो है हिंदू उनको हिंदू लॉस मिले हैं, नहीं मैरिज नहीं, हिंदू लॉस मिले हैं। हाँ। और क्रिश्चियंस हैं तो उनको इंडियन सक्सेशन एक्ट मिला है। और दूसरी जो है चीजें, जो दूसरे मजहब के और लोग हैं उनको भी जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट, हर मजहब का एक एक बोर्ड है, लॉ बोर्ड नहीं है जी। आप जो है ये अपने जो सक्सेशन से वो मिले हैं, और हमको जो है इस्लामिक कानून के हिसाब से जी हमें मैरिज मिला है, हमारे इस्लामिक कानून से पूरा नहीं मिला हमें इस्लामिक कानून, इसमें जो है हमें मैरिज मिला है, डिवोर्स मिला है, गिफ्ट मिला है, सक्सेशन मिला है, विल्स मिले हैं, और इस तरीके से जो है हमारे दूसरे चीजें भी हैं और जो मिले हैं। मगर यहाँ पे जो है जो सिविल लॉस हैं इस्लामिक और सिविल क्रिमिनल लॉस हैं इस्लामिक, वो हमें नहीं मिले हैं इसमें। हम जो है सिविल लॉस हिंदुस्तानी सिविल लॉस से गवर्न होते हैं, क्रिमिनल लॉस भी हमें हिंदुस्तानी क्रिमिनल लॉस से गवर्न किया जाता है जी। और उसी तरीके से दूसरे मजहब के लोगों को भी, हिंदूज को भी जो है उनके जो है सक्सेशन है, मैरिज है, डिवोर्स है, उनके भी जो है उन्हें वो ही मिले हैं। क्रिश्चियंस को इंडियन सक्सेशन एक्ट मिला है, और सारे हिंदुस्तानियों को सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड, दूसरे जो भी कवानीन है वो सारे इक्वली लागू हैं। सिर्फ ये जो पर्सनल लॉस है वो अलग अलग हैं
जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ मैरिजेस और डिवोर्स की जो बात चल रही है, अगर कोई शख्स डिवोर्स ले लेता है और इद्दत से पहले अगर शादी करता है, तो क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ उनकी इन्वॉल्व होता है उसमें, इंडिविजुअल में? देखिए, लड़का डिवोर्स देता है जी, तो इमीडिएट शादी कर सकता है वो। हाँ, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जी जी। लड़कियों के लिए पाबंदी है, क्योंकि ये इद्दत पीरियड होता है। जी हाँ। अगर किसी लड़की का जो है तलाक होता है तो उनको जो है इद्दत पीरियड मेंटेन करना है। जी हाँ। और किसी लड़की के शौहर का इंतकाल होता है, जी हाँ, तो उन्हें जो है इद्दत पीरियड मेंटेन करना है, मगर उसमें क्या है, 3 लूनार मंथ्स हैं। ये 90 डेज है, वो 3 लूनार मंथ्स हैं। जी। तो उसमें थोड़ा सा फर्क है बस। और ये इद्दत पीरियड इसलिए रखा गया क्योंकि ये देखने के लिए कि पहले शौहर से जी जी ये लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है, जिसकी वजह से जो है इद्दत पीरियड बढ़ सकता है। वक्त जो है, हाँ, 3 महीने का ये जो है बताता है कि भाई हाँ, लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। जी। और ये प्रेगनेंसी जो है अगर होती है, जी, अगर प्रेगनेंसी है तो फिर इद्दत पीरियड बढ़ जाता है उसमें। जी जी हाँ। जी। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जी। कब कायम हुआ था हिंदुस्तान में? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ तो जब से हिंदुस्तान बना है उस वक्त से ही शुरू हो चुका था। और हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे लिए जो है मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया गया, हिंदूज के लिए उनका पर्सनल लॉज दिया गया, क्रिश्चियंस के लिए सक्सेशंस दिए गए हैं। तो इसी तरीके से हम हिंदुस्तानी होने के नाते जब से हिंदुस्तान बना है, जब से हिंदुस्तान चल रहा है, जब जो है ये कानूनात हमें मिले हैं। जी। अभी वक्त हुआ है एक छोटा सा वक्फा लेने का। हम फिर जल्द वापस आएंगे और गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एडवोकेट मिर्जा निसार अहमद बेग के